नमस्कार। आइए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप सभी के बीच चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज का जो विषय है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। भारतीय समाज में काफ़ी लंबे समय से जातिगत भेदभाव चलता आ रहा था, जिसके वजह से ऐसे समुदाय रहे जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ गए। ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों और कमीशनों के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अगर हम ब्रिटिश काल के दौरान देखें तो उस दौरान भी कई बार जातिगत सर्वेक्षण किए गए। 1931 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आ पाया। लेकिन उस काल में भी कोई ठोस रणनीति और कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है, और जिसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। उसने अपना एक रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट 1953 में गठन हुआ था, 1955 में अपना रिपोर्ट दिया, जिसमें यह सुनिश्चित किया सरकार ने उस रिपोर्ट को नहीं माना। उसके बाद 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बिंदुश्री प्रसाद मंडल, जिनको हम बीपी मंडल के नाम से जानते हैं, बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, और उसने अपना एक सिफारिश दिया लगभग 1980 में, और सिफारिश में बताया कि पूरे देश में 52% आबादी वो पिछड़े वर्ग की है, जिससे उन्हें 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि उनकी सिफारिश में बहुत सारी संस्तुतियाँ ऐसी थी जिसे सरकार नहीं लागू की। बाद में 1990 में आकर बीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 27% आरक्षण देश में लागू किया। उसके बाद तमाम सारे विवाद उत्पन्न हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। मंडल मुकदमे में ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश दिया था कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी एक सूची तैयार करने के लिए, या जो पिछड़े वर्ग ऐसे लोग भी हैं जो अयोग्य होते हुए पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, उनकी सूची तैयार करने के लिए एक वैधानिक आयोग की गठन के लिए निर्देशित किया, जिसे केंद्र सरकार ने 1993 में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जो एक वैधानिक संस्था थी, जिसका काम पिछड़े वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से न्याय प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य था। और पिछड़े वर्ग में जो शामिल लोग हैं उनकी सूची तैयार करना प्रमुख कार्य था। उसके बाद से चूँकि भारत की पूरी राजनीति जो है वह जातिगत आधारित है, और ख़ास तौर से पिछड़े वर्ग की जनसंख्या अगर 52% मान लिया जाए तो पिछड़े वर्ग जिधर जाते हैं उधर उसकी सरकार बनती है। तो सभी सरकारों ने पिछड़े वर्ग को लेकर तमाम सारे घोषणाएं तो की, बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन उसका पालन नहीं किए। बाद में आते हैं 2018 में, तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान में 102वां संशोधन करते हैं, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एक वैधानिक निकाय था उसे एक संवैधानिक निकाय देते हैं, और वो संवैधानिक निकाय देने के लिए संविधान में एक 338 अनुच्छेद को जोड़ते हैं। संवैधानिक दर्जा तो मिल गई, अब उसका काम हो गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो की शक्तियाँ थी वो भी और प्रभावशाली हो गई और शक्तियाँ बढ़ गई, क्योंकि एक संवैधानिक निकाय हो गया। उसका काम था कि पिछड़े वर्ग में आरक्षण की बात करें, उसके आरक्षण को सुरक्षा प्रदान करें, पिछड़े वर्ग से संबंधित जो उनके अधिकार हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सुपुर्द करें, और राष्ट्रपति उसको लाके संसद में पेश करते हैं। ऐसे ही जो पिछड़े वर्ग के तमाम सारे अधिकार थे, उन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उनके लिए सिफारिश कर उनके लिए कैसे बेहतर किया जाए यह सिफारिश करने के लिए ये शक्तियाँ उन्हें दी गई। आरक्षण, पिछड़े वर्ग की आरक्षण के लिए भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक रूप देने के बाद क्या पिछड़ों का कल्याण हो गया? क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एक संवैधानिक निकाय है उसका जो भी रिपोर्ट आया उसको देश की सभी सरकारें, प्रदेश की सभी सरकारें मानती हैं? अगर एक उदाहरण हम दें
तो यही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में जांच आख्या के बाद एक रिपोर्ट दिया कि इसमें पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है और पिछड़ों के आरक्षण में विसंगतियां पाई गई हैं। हालांकि उसे हम घोटाला कहेंगे, लेकिन सरकार ने उसको विसंगतियां नाम दी, तो हम उसको विसंगतियां देते हैं। और उसमें उन्होंने रिपोर्ट दिया 1000 के आसपास लगभग पिछड़ों का अधिकार का हनन हुआ है, उन्हें तत्काल नियुक्ति दिया जाए। और जिन अधिकारियों ने ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का काम किया है, आरक्षण को नुकसान पहुंचाया है, आरक्षण का घोटाला किया है, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सरकार आज तक रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना और न ही उस रिपोर्ट के आधार पर बच्चों को नियुक्ति दी, न ही कोई अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई। तो वो फिर ऐसे आयोग का क्या मतलब है? अगर वो संवैधानिक आयोग अगर आप बना दिए हैं जिसके आधार पे आप चुनावी मौसम में, चुनावी भाषण में आप बार बार पिछड़ों के कल्याण के लिए अगर बात करते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, तो अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपने बना दिया तो सिर्फ आयोग बनाने से अधिक ओबीसी के अधिकारों का संरक्षण तो नहीं हुआ, सुरक्षा नहीं मिल पाया, क्योंकि वही आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले की जब सिफारिश की तो सरकार को उसे लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, इन सबके सिफारिश 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आया, लेकिन उनका किसी भी रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। तो मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम कोई संवैधानिक आयोग बना दें, कोई बड़ा आयोग बना दें, लेकिन जब तक उसको पूर्णतः पालन नहीं किया जाएगा तब तक उसका लाभ आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो